ओके, हेलो एवरीवन। सो जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग 11th इकोनॉमिक्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए, उसको लेके कुछ टिप्स मैं दूंगा और कुछ मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना है वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो चैप्टर है वो एनुअल एग्जामिनेशंस में समवेयर अराउंड 7 to 10 मार्क्स के बीच में आता है अलग अलग स्कूल्स के अंदर। जो मुझे टारगेट रखना है वो ये रखना है कि क्या मैं 7 में से 7 या 9 में से 9 या 10 में से 10 नंबर सिक्योर कर सकता हूं कोरिलेशन में या नहीं कर सकता। और मुझे उसके लिए बहुत तरीके से तैयारी करनी है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप इस वाली स्ट्रैटेजी से तैयारी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कोरिलेशन टॉपिक के अंदर। तो जो आज का मेरे को टॉपिक विद इन दी कोरिलेशन पिक करना है वो पिक करना है रैंक कोरिलेशन। अब ये जो रैंक कोरिलेशन टॉपिक है इसको एक्चुअल में बोलते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये टॉपिक हमें क्या पढ़ाता है? ये टॉपिक पढ़ाता है कि हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कोरिलेशन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। लाइक जो सबसे आसान तरीका है इसको समझने का वो ये है कि अगर मैं जितना ज्यादा यूनिट कंज्यूम करूंगा इलेक्ट्रिसिटी के तो मेरे ऑटोमेटिकली उतना ही ज्यादा बिल आएगा। तो जो मेरी यूनिट कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की और जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, क्योंकि x है कि मैंने कितना कंज्यूम किया और y है कि मेरा बिल कितना आएगा। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो ये भी कोरिलेशन है। अदरवाइज जैसे तुम लोगों ने सुना ही होगा एंड ऑफ सीजन सेल, और आजकल बहुत सेल चल रही है हर जगह पे। तो वहां पर भी क्या है कि अगर हम प्राइस को फॉल कराएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो उसको भी, उस फिनोमिना को भी हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और वहां पर भी अगर तुम देखो तो वो एक रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, जहां पे एक चीज कम हो रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है। तो कोरिलेशन का सिंपल मीनिंग है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल्स। और उसको कैलकुलेट करने के बहुत अलग अलग मेथड्स हैं और उनमें से एक मेथड जो है उसका नाम है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है किसी भी एनुअल एग्जाम के अंदर उसको हम बोलते हैं कि जहां पर इक्वल रैंक के केसेस आते हैं। अब ये इक्वल रैंक क्या होता है, अनइक्वल रैंक क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं रैंक कोरिलेशन टॉपिक पढ़ूं तो बेसिकली ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं कि व्हेन रैंक्स आर गिवन, रैंक्स आर गिवन। एक को हम बोलते हैं कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और हमें ये रैंक निकालनी होती है। लेकिन नॉट गिवन के साथ हो जाता है ये अनइक्वल रैंक्स। अभी मैं ये सारे के सारे टर्म्स तुम्हें समझाता हूं कि अनइक्वल रैंक्स क्या होता है। और तीसरा होता है कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन और उसके अंदर इक्वल रैंक्स। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है एनुअल के पेपर में वो ये वाला आता है, तीसरा वाला, कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, हमारे को रैंक्स भी नहीं दिए हुए और हमारे को कहीं ना कहीं वहां पर इक्वल रैंक के केसेस आ जाते हैं। तो मैं अभी सबसे पहले अपने सेशन में इसी के ऊपर ही फोकस करूंगा कि आखिर ये होता क्या है। इसके लिए मुझे सबसे पहले समझना है कि आखिर ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अंदर ज्यादातर आपको एक एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दी होती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हो सकते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया प्राइस और डिमांड हो सकता है, वो इसके ऊपर फोकस कर सकता है कि मैंने कितना मेरा यूजेज है मोबाइल का और कितना मेरा बिल आया, बड़े सारे डेटा हो सकता है। तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर मेरे को कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और मान लेते हैं कि मेरे पास ये 5 वैल्यूज हैं सिर्फ। तो मैं सबसे एक सिंपल तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये 5 वैल्यूज में मेरे को सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि इसको रैंकिंग असाइन करनी है। नाउ व्हाट इज दिस रैंकिंग? रैंकिंग हम हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर भी दे सकते हैं और लोएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर भी दे सकते हैं। हमारा सिर्फ पर्पस यहां पे रैंकिंग करने का ये है कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे ऊपर है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट और कौन सी वैल्यू है जो सबसे लास्ट है। तो अब इसके अंदर मैं देखूं तो मेरा वैसे पर्सनल सजेशन है कि हाईएस्ट वैल्यू को रैंक दे देनी चाहिए फर्स्ट। तो अगर इसमें मैं देखूं तो मेरा हाईएस्ट वैल्यू 16 है तो मैं इसको रैंक 1 दे देता हूं। सेकेंड वैल्यू है 14, उसको 2 दे देता हूं। एक और वैल्यू है 12, इसको थर्ड रैंक दे देता हूं। और अब मेरा फोर्थ और फिफ्थ रैंक जो है वो कहीं ना कहीं दोनों वैल्यू सेम है। तो मैं फोर्थ इसको दूं या इसको दूं, इसको लेके कंफ्यूजन हो जाती है। तो इन सभी के लिए एक ही रूल होता है कि फोर्थ रैंक प्लस फिफ्थ रैंक को इक्वली डिवाइड करना होता है।
तो जरा ध्यान से सुनना, 4th रैंक और 5th रैंक को मुझे यहां पे इक्वल डिवीजन करने हैं। अब इक्वल डिवीजन का क्या मतलब है? इक्वल डिवीजन का ये मतलब है कि अगर मैं इसको 4th रैंक देने का प्लान कर रहा हूं और इसको 5th रैंक या जैसे भी, तो मुझे एक तरीके से 4th रैंक प्लस 5th रैंक को इक्वली डिवाइड करना है। इक्वल डिवीजन का मतलब है कि अगर ये 2 केसेस थे तो मैंने डिवाइड किया 2 से। अगर ये 10 इसी क्वेश्चन में एक बार और होता, लेट अस टेक एन एग्जांपल, तो फिर मेरा 4th, 5th और 6th रैंक को इक्वली डिवाइड करना होता। तो फिर इक्वली डिवाइड का मतलब किससे डिवाइड करना पड़ता? 3 से। तो से फॉर एग्जांपल मैं पहले ये वाले क्वेश्चन को ही हैंडल करता हूं जो मैंने पहले लिखा था कि 1, 2, 3 और मेरे को 4th और 5th को इक्वली डिवाइड करना है, तो 4th प्लस 5th डिवाइडेड बाय 2। तो 4th प्लस 5th डिवाइडेड बाय 2 का क्या मतलब हुआ? 4 प्लस 5 9/2 विच इज 4.5। तो यहां पर भी 4.5 आ जाएगा और यहां पर भी 4.5 आ जाएगा। तो जो अगली रैंक जाएगी वो 4th और 5th दोनों खत्म हो गई, तो अगली वाली रैंक जो भी जानी होगी, मान लीजिए एक और नंबर लिख देता हूं यहां पे 8, तो अगली रैंक जो जाएगी वो बेसिकली क्या जाएगी? 6th रैंक। इस तरीके से रैंकिंग असाइन की जाती है। और इसके अंदर अगर मैं ध्यान से समझूं तो अगर ये यहां पे 10 होता और उस वाले सिनेरियो को मैं देखूं, तो उस वाले सिनेरियो के अंदर मुझे क्या करना पड़ता? 4th रैंक प्लस 5th रैंक प्लस 6th रैंक डिवाइडेड बाय 3। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 बाय 3 कितना हो गया? 5। तो यहां पर भी 5 जाता, यहां पर भी 5 जाता, यहां पर भी 5 जाता। तो अब मेरी 4th रैंक भी खत्म हो गई है, 5th रैंक भी खत्म हो गई है, 6th रैंक भी खत्म हो गई है, तीनों रैंक्स खत्म हो गई है। तो मेरे को जो अगली रैंक देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी? 7th। अब यहीं पर ही हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि जो मेजर मिस्टेक होती है रैंक और रिलेशन के अंदर वो यही होती है। या तो हम ये जो मैंने डिवाइड किया 2 से, डिवाइड किया 3 से, हम इसको बहुत तरीके से इक्वल डिवीजन को नहीं समझते। हम वो जो डिनोमिनेटर रखते हैं वो कई बार 2 रख देते हैं अंदाजे से, कई बार 3 रख देते हैं, हमारे को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 2 के बीच में इक्वालिटी का केस आ जाएगा, तो अगर 2 10 होते तो डिवाइड 2 से होता, अगर 3 10 है तो डिवाइड कितने से होता? 3 से डिवाइड हो जाता। अब इसी के साथ साथ मुझे समझना है कि आखिर इस वाले केस में 4th, 5th और 6th रैंक, 4th, 5th और 6th रैंक इन तीनों में इक्वली डिवाइड हो गई, इसलिए 5th के बाद 6 नहीं लिखना है, 5th के बाद क्या लिखना है? 7th लिखना है। तो एक तो ये इसके अंदर बहुत एक मेजर चीज है। सिमिलरली जब ये सेम काम मैंने x के लिए कर लिया, तो यही चीज मेरे को y के लिए भी करनी होती है। y के अंदर भी मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, मान लीजिए ये वैल्यूज है, इसके अंदर भी मेरे को रैंकिंग देनी है। तो फिर से हाईएस्ट वैल्यू ये है, इसको 1 दे दिया, 22, ये 2 है, इसको 3rd रैंक दे दिया। फिर से ये दोनों इक्वल हो गए, तो 5th और 6th रैंक में टाई हो गया। तो 5th रैंक प्लस 6th रैंक डिवाइडेड बाय 2। तो जब 5th रैंक प्लस 6th रैंक डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा 5.5 और यहां पर भी आ जाएगा 5.5। तो 5 और 6 दोनों खत्म हो गई और 7। तो पहला स्टेप है कि मेरे को तरीके से रैंकिंग करनी है। अगर मैंने तरीके से रैंकिंग कर रखी है तो फिर आगे क्वेश्चन के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि यहां तक क्लैरिटी है सभी को। इसके बाद जो मुझे करना है उसको हम बोलते हैं कि मेरे को कैपिटल डी निकालना है। कैपिटल डी क्या होता है? R1 माइनस R2 होता है। तो ये 3 और ये भी 3 है, तो ये 0 हो गया। ये 5 है, ये 2 है, तो ये 3 हो गया। ये 2 है, ये 4 है, तो ये -2 हो गया। ये 5 है और ये 5.5 है, तो 5 में से 5.5 गया, तो ये -0.5 हो गया। ये 1 है और ये 7 है, ये 5 है, ये 5. और ये 7 है और ये 1 है। और सिमिलर तरीके से मेरे को यहां पे कैपिटल डी स्क्वायर भी निकालना होता है, इसका स्क्वायर करना होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 हो गया, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4, 0.25, 36, 0.25, 36 और फिर इन टोटल करना होगा। तो अब देखते हैं कि क्या आ रहा है टोटल। 36 और 36 हो गया 72, 72 और 4 हो गया 76, 76 और 9 हो गया 85 और 85 में ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 85.5। इसको हम बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास इन सब का जो टोटल आ गया वो आ गया 85.5। तो सिग्मा डी स्क्वायर जो मेरे पास अब आ रहा है, सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है 85.5। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, पहला स्टेप ये है कि आपको एक्स और वाई दिया होगा, आपको रैंकिंग करनी है। ठीक है, रैंकिंग जब आप करेंगे तो कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी, तो जब वो रिपीट हो रही होंगी तो उनको बहुत तरीके से रैंकिंग करनी है, जैसे मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। और जब वो रैंकिंग आप प्रॉपर असाइन कर देंगे R1 और R2 के फॉर्म में, तो आपको कैपिटल डी निकालना है, विच इज R1 माइनस R2, और फिर उसके बाद आपको
कैपिटल डी स्क्वायर निकालना है और फिर उसका टोटल कर देना है। अब आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्मूले में कैसे करनी है और ये क्या हुआ। इसके लिए मुझे ये समझना है कि सबसे पहले मुझे कहीं ना कहीं रफ में या फिर में लिख लेना है कि आखिर मेरे पास इक्वल के केसेस बने कितने, क्योंकि ये केसेस हम जनरली नहीं लिखते जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत होता है। तो मेरा ये सजेशन है कि आपको सबसे पहले लिखना चाहिए कि जैसे यहां पे 10 3 बार आ रहा है तो वो आपका पहला केस है कि आपने 10 3 बार लिखा, और इसमें लिखेंगे m इज इक्वल टू 3। m का क्या मतलब होता है? m का मतलब होता है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उस पर्टिकुलर इक्वल केस के अंदर। तो ये पहले वाले में ही 3 बार हो रहा है तो मैंने 3 बार लिख दिया। दूसरे केस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा 14 2 बार हो रहा था तो मैंने यहां पे लिख दिया m इक्वल टू 2। अगर और भी केसेस बन रहे होते तो वो और आते चले जाते। ये लिखने से क्या बेनिफिट है? ये बेनिफिट है कि जब आप फॉर्मूले में इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि अल्टीमेटली आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी हम करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा। तो ये रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है वो है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, और प्लस ये वाला फॉर्मूला चलता रहता है और ये वहां तक चलता रहता है जहां तक आप मान के चलिए कि जितने आपके इक्वल के केसेस बनेंगे। लाइक अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास 2 ही केस बन रहे हैं इक्वालिटी के, तो ये फॉर्मूला 2 बार लिखा जाएगा। अगर एक और केस बन जाता, मान लीजिए 14 के अलावा एक और भी नंबर है जो 2 बार या 3 बार रिपीट हो रहा था, तो वो जो फॉर्मूला एक्सपैंड होता वो कितनी बार एक्सपैंड होता? 3 बार होता। तो जरा फिर से ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कितनी बार एक्सपैंड होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि मेरे इक्वल के केसेस कितने बने। तो अगर इस केस में मैं कहूं कि मेरे इक्वल के केस एक और बन जाता, केस 3, कि मैं कहूं कि इस डेटा के अंदर 20 भी और आ रहा होता 2 बार, तो फिर ये 3 केसेस बन जाते हैं। 3 का मतलब होता है कि ये फॉर्मूला 3 बार एक्सपैंड होता। और नीचे डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो वो होता है n क्यूब माइनस n। अब मुझे क्या करना है? लास्ट स्टेप 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की मैं बात करूं तो ये हो गया 85.5 प्लस 1/12। अब यहां पर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हम इसकी कैलकुलेशन करते वक्त बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और गलत कर देते हैं। तो इसका आसान तरीका बताता हूं। m की मैं बात करूं तो मेरा m यहां पे 3 था तो मैंने लिखा 3 का क्यूब माइनस 3, फिर मैंने लिखा 1/12, और इस बार m मेरा कितना है? 2, तो मैंने लिखा 2 का क्यूब माइनस 2, और इसके अलावा मैंने यहां पर नीचे लिख दिया n क्यूब माइनस n। अब ये n क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 क्यूब माइनस 7 हो गया। अब इसमें भी मेरा सजेशन है कि हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन करते वक्त। तो जैसे 3 का अगर मैं क्यूब करूं तो 3 का जो क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 27 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 24, और जब मैं इस 24 को 1/12 से इक्वेट करूंगा तो यह आ जाएगा 2। और इसी तरीके से जब 2 का क्यूब करूंगा 8 में से 2 गया 6, और 6/12 करूंगा तो ऑटोमेटिकली यह आ जाएगा 0.5। तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये 3 वाला कैटेगरी होगा तो इसका आंसर 2 आएगा, और अगर ये 2 वाली कैटेगरी होगी तो इसका आंसर आएगा 0.5। इसके अलावा और कोई आंसर आ भी नहीं सकता। और एक और भी खास बात है कि m की वैल्यू या तो 2 रहेगी या 3 रहेगी। 4 का कोई केस आता नहीं है क्लास 11 में, और 1 का भी कोई रेलेवेंस होता नहीं है, क्योंकि 1 का मतलब हो गया बस वो एक सिंगल ही केस बन गया। तो आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि आपको m की मैं अगर मैं बात करूं तो वो m या तो उसकी वैल्यू 2 होगी या उसकी वैल्यू 3 होगी। तो अगर 3 है उसकी वैल्यू तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 3 का क्यूब 27 में से 3 का 24, और इसको जब इक्वेट किया तो 2, तो इसका अंदर इस पूरे की वैल्यू 2 हो गई, और इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? 0.5। तो देखो कितना सिंपल हो गया, ये 2 है और ये 0.5 है, तो ये 2.5 हो गया। 85.5 में जब मैं 2.5 को ऐड करूंगा, 85.5 में जब मैं 2.5 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 88। तो अब मेरे लिए कितना आसान काम हो गया? 1 माइनस 6 88/7 क्यूब माइनस 7, और फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो रैंक कोरिलेशन वाले केसेस हैं जहां पे इक्वल रैंक्स हैं, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे को बहुत तरीके से पढ़ाई करनी होगी। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या चीजों का तुम्हें ध्यान रखना होगा ताकि गलती ना हो। सबसे पहले आपको x और y दिया होगा। अच्छी बात कोरिलेशन में यह है कि इसमें ना तो कोई इंडिविजुअल सीरीज है, ना कोई डिस्क्रीट सीरीज है, और ना ही कोई कंटिन्यूस सीरीज है। तो आपको x दिया हुआ है, आप रैंकिंग करनी शुरू करो।
हाईएस्ट वैल्यू को 1 रैंक देना और लोएस्ट वैल्यू को लास्ट देना। जब आप इसकी रैंकिंग शुरू करोगे, जैसे मैंने 16 को 1 दी, फिर आगे मूव कर गया, इसको 2 दे दी, फिर आगे इसको 3 दे दी, उसके बाद जैसे ही तुम आगे देखोगे कि कोई एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, तो इसका यह मतलब समझ जाना कि वहां पर इक्वल रैंक होगी। इक्वल रैंक कैसे देनी होगी? जैसे यहां पर 10 3 बार आ रहा था, तो 3 बार का यह मतलब हुआ था कि मैंने 1 2 3 रैंक दे दी, तो 4th 5th और 6th रैंक को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया। 4th 5th और 6th रैंक को इक्वली डिवाइड किया, मतलब डिवाइड 3 से किया। तो जब 4th 5th और 6th को 3 से डिवाइड किया तो 15/3, तो यह आ गया 5, तो इसलिए मैंने तीनों को 5 दे दिया। तो मेरी 4th रैंक, 5th रैंक, 6th रैंक सारी खत्म हो गई। तो अगली जो मेरे को रैंक देनी है वो 6 नहीं देनी, अगली जो देनी है वो 7 देनी है। सेम प्रोसेस एक्स में होगा और सेम ही प्रोसेस वाई में होगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने केसेस आपके इक्वालिटी के बनते जाएंगे उनको आप अलग लिखते जाएंगे। जैसे 10 3 बार आया तो वो केस 1 था, 14 2 बार आ गया तो वो केस 2 था। तो यहां पर M3 है और यहां पे M2 है। M का क्या मतलब है? वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहां पर M2 का मतलब है कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये आपको कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है कि 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन NQ - N होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है। ये जो 1/12 MQ - M है, ये कितनी बार एक फॉर्मूले में यूज होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपके इक्वल के केसेस कितने बन रहे हैं। तो अगर इक्वल के केसेस में मान के चलूं कि टोटल 2 बन रहे हैं, तो ये फॉर्मूला 2 बार लिखा जाएगा। और जब ये लिखा जाएगा तो पहले वाले के अंदर M की वैल्यू ये वाली डाल दीजिए 3, दूसरे वाले में इसकी वैल्यू 2 डाल दीजिए। तो अगर तुम इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करोगे और रैंक कोरिलेशन वाले क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करोगे तो तुम्हारे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्दो मेरा ये सजेशन है कि जैसे अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही वाले केसेस लिए कि एक बार ये 3 था और एक बार 2 था, बट ज्यादातर स्कूल एग्जामिनेशंस में देखा गया है कि एक और केस बन जाता है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर केस 3 भी बन जाएगा और वहां पर भी एक इक्वालिटी का आ जाएगा, जो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करके तुम्हें समझा देता हूं कि आखिर वो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो होगा क्या उस केस में कि मान लीजिए मैं इस वाले सिनेरियो में चेंज करके तुम्हें बताता हूं कि मान लो यहां पर मैं 20 जो 20 वो 2 बार लिखा हुआ है। तो फिर से रैंक असाइन करते हैं, इसको 1 दे दी। जब इसको मैं 2 दूंगा तो ये क्लैश हो जाएगा, तो ये सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो इन दोनों को 2.5 मिल जाएगा। तो सेकंड और थर्ड रैंक दोनों खत्म हो गई। अब मेरे को क्या देनी है? 4th रैंक। 4th रैंक के क्या बात देनी है? 5th रैंक देनी है। अब 5th और 6th रैंक में क्लैश हो जाएगा, तो 5th रैंक प्लस 6th रैंक डिवाइडेड बाय 2, तो इसको भी 5.5 और इसको भी 5.5, तो 5th और 6th दोनों चली गई, आखिरी में हो गई 7। अब मेरे इक्वल के केसेस कितने बन गए? 14 वाला तो था ही, ये वाला भी था ही, तो मेरे पास एक और केस बन गया, केस 3, जहां पे मेरा 20 भी 2 बार आ गया, यहां पर भी M2 हो गया। तो अब फॉर्मूला कितनी बार एक्सपैंड होगा? 3 बार होगा। एक बार और लिखना पड़ेगा 1/12 MQ - M, और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? एक बार और लिखना पड़ेगा 1/12, क्योंकि ये फिर से 2 का केस है, तो 2Q - 2। तो ये सारे चेंजेस आने लग जाएंगे। तो मेजॉरिटी स्कूल्स क्या करते हैं, जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर वो ऐसे जानबूझ के 3 केसेस बनाते हैं, या तो M एक बार 3 और 2 बार 2 होता है, या 2 बार 3 होता है और एक बार 2 होता है। और यही मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया कि ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी आज की क्लास में मैंने फोकस किया है कोरिलेशन के, रैंक कोरिलेशन टॉपिक में, और विद इन द रैंक कोरिलेशन टॉपिक इक्वल रैंक के केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है ज्यादातर स्कूल के एनुअल पेपर के अंदर, तो तुम्हारे को यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और इसी तरह से मे बी अब हम नेक्स्ट सेशन में कोई और एक टॉपिक लेंगे। सो आई होप कि तुम्हारे को ये क्लियर है, और अगर फिर भी तुम्हारे को क्लियर ना हो तो प्लीज अपने कमेंट्स लिखिए। समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और मे बी तुम शेयर भी कर सकते हो अपने और फ्रेंड्स के साथ भी। थैंक यू।